नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गांव से और मैं हूं आपका दोस्त कौशल अली। अभी हमारे साथ हमारे चैनल्स पे एक ऐसे युवा मेहमान जुड़े हुए हैं जिनकी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सिवान में है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनके मन में कसमकस है कि उनको राजनीति में जाना चाहिए। राजनीति में जाने के लिए उनके पास क्या व्यू है, क्या सोच है, क्या वो लेकर के जाना चाहते हैं, इन्हीं सब बातों के लिए हम अपने स्टूडियो में उनको बुलाए हैं और मैं उनका स्वागत करूंगा और पहले उनसे बात करूंगा कि भाई उनका क्या मिशन है और क्या विजन है। तो शादाब साहब, पहले ये बताइए कि आप की जो राजनीतिक पहचान है उस पहचान से पहले हम चाहेंगे कि पहले आप अपना नाम बताएं और आपकी जो छवि बनी है राजनीतिक परिदृश्य में उसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे जितने भी श्रोता हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी जो छवि है सिवान में, बहुत से ऐसे लोग बोल रहे हैं कि आपकी छवि जो है मुस्लिमों की तरफ ज़्यादा झुकाव है, भीम की तरफ ज़्यादा झुकाव है, आप ज़्यादातर आरक्षण की बातें करते हैं, मुसलमानों की बातें करते हैं, आपकी सोच जो है वो एक्सट्रीम कट्टर होते जा रही है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी सोच जो है वो कट्टर नहीं है, मैं एक इंसाफ परस्त आदमी हूँ और मैं ऐसे ये मेरा दिल ये कहता है और मेरा मानना ये है कि जो इस समाज के दबे कुचले लोग हैं जिनका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पे शोषण हुआ है, तो उनके लिए अगर कोई आवाज़ बुलंद करे तो मैं हमेशा उनका भी स्वागत करता हूं और मैं चाहूँगा कि मैं अगर जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरे जिस्म में जान है, मैं हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाऊंगा और उनके लिए लड़ाई होगी। इनकी बातों से ये अंदाजा लग रहा है कि इनकी कट्टर सोच, तो जाहिर है कि कट्टर सोच का मतलब होता है कट्टर प्रवृत्ति की तरह राजनीति करना। तो मैं अब इनसे इस बात को जानना चाहूंगा कि कट्टर सोच रख करके राजनीति करने का परिदृश्य क्या होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी पे हमेशा जो है कि कट्टरवाद का जो एक दाग लगता है, उसके ऊपर जो इल्जाम लगाई जाती है, लेकिन वही चीज आप देख रहे हैं कि मुस्लिम तंजीम पे भी दाग लगती है कि नहीं, आप कहीं ना कहीं एमआईएम की तरफ झुकाव रखते हैं। एमआईएम जो है कि वो भी कट्टरता की बात करती है, तो कहीं आपका निशाना जो है एमआईएम की तरफ तो नहीं है ना। देखिए, मैं आपको सबसे पहली चीज आपको क्लियर कर दूं कि कट्टर जो मैं बात कर रहा हूं ये मैं खुद नहीं बोलता हूं, ये मेरे जो विरोधी हैं वो ये बात बोलते हैं कि आप जो है एक्सट्रीम सोच रखते हैं मुसलमानों के लिए। तो आप अपने समाज में देखिए कि किस तरीके से मुसलमानों का जो हक है उसका हनन हो रहा है। इसके खिलाफ जब मैं आवाज उठाता हूं तो वो चीज उनको बुरा लगता है। मेरी सोच जो है बिल्कुल इस तरीके की है कि जो समाज में जो दबे कुचले लोग हैं जिनके रिजर्वेशन के लिए मैं बात उठाता हूं तो वो चीज उनको बुरा लगता है। देखिए, रिजर्वेशन की तो बात अलग है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, या मैं ही नहीं बल्कि और भी लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी जो सोच कट्टर बन रही है कि आखिर क्या चीज देख करके ऐसा होता है कि कोई ऐसी घटनाएं आपके मन में चोट कर गई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी के हक हुकूक को दबाया गया था, ऐसा लगा कि कहीं कोई आपको लगा कि नहीं, हमारे समाज के साथ या हमारे मुस्लिम इदारों के साथ कोई ऐसा नाइंसाफी वाली बात हो रही है, क्या लगा आपको? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पहले भी क्लियर कर चाहूंगा, मेरी सोच जो है वो मैं खुद नहीं बोलता हूँ कि कट्टर है, और चाहे फिर मेरी सोच एक्सट्रीम है, मेरी सोच बिल्कुल भी एक्सट्रीम नहीं है। और मैं सिर्फ इस बात के लिए आवाज उठाता हूँ कि जो मुसलमानों का हक है उसको मारा जा रहा है। आप अगर आज के डेट में आप राजद की बात करते हैं तो राजद में जैसे राजद का एक समीकरण बना हुआ है, एमवाई समीकरण, मुस्लिम और यादव, तो ये समीकरण एक मजबूरी है। जैसे हमारे सांसद शहाबुद्दीन साहब हैं, वो मैं उनको तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूं और हमेशा करते रहूंगा। मैं कुछ अपनी जो बातें हैं मैं बोल रही हूँ, तो सांसद शहाबुद्दीन का मैं हमेशा से रिस्पेक्ट करता हूं और हमेशा से रिस्पेक्ट करते रहा हूं और करूंगा भी, क्योंकि वो विकास पुरुष हैं और सिवान के लिए, युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पर उनका चेहरा आता है। क्या है कि शहाबुद्दीन साहब अगर नहीं होते राजद में तो कोई और चेहरा होता, क्योंकि उस वक्त का जो समीकरण था तो लालू यादव का ये सोच था कि कोई भी एक मुस्लिम चेहरा चाहिए जिससे हम यादव और मुसलमानों को एक साथ भुनाकर और सत्ता में काबिज हो जाए। अगर शहाबुद्दीन साहब नहीं होते, हो सकते मेरे पिताजी होते, हो सकते आपके पिताजी होते, कोई ऐसा उर्दू नाम वाला होता जिससे इस समीकरण को भुनाया जा सके और सत्ता पे काबिज हुआ जा सके। तो मैं ये बात बता रहा हूं कि अभी जो मैं इसलिए इस बात के खिलाफत हूं कि जब लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है तो वो समीकरण बदल जा रहा है, यादव लोग कहीं और चले जा रहे हैं
और जब विधानसभा का हो रहा है तो समीकरण कह रहे हैं कि इस हिसाब से। तो मैं बस इतना अपने जितने भी लोग हैं उनको बताना चाह रहा हूं कि ये जो यादव समाज है, हम लोगों को एक सेकुलरिज्म का चोला उड़ा के हम लोगों से वोट ले रही है और हम लोगों से सिर्फ कुर्सी और दरी बिछाने के लिए बोल रही है, जो कि आज की युवा और सिवान की जनता जो है वो समझ चुकी है। अब ये सिवान की जनता बस इतना चाह रही है कि इतना इनको पता है कि भीम वाले हो या मीम वाले हो, इनका मुस्तकबिल इन्हीं के समाज के लोगों के हाथों में हो सकता है, इन्हीं में से कोई एक नेता होगा। आपकी दो बातों से मुझे मतलब उसमें थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं वो देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। पहली चीज तो ये आपने एक बात कहा कि सामाजिक समीकरण, तो सामाजिक समीकरण में जहां आरजेडी फिट नहीं बैठती है वहां पे भीम आदमी और एमआईएम ये कैसे फिट बैठ सकता है? नहीं, मैं भीम आदमी नहीं, मैं बात आपको कर रहा हूँ बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग, ऐसे लोग जिनका सामाजिक शोषण हुआ, ऐसे लोग जिनका आर्थिक राजनीतिक शोषण हुआ, जिनके हक हकूक की बात किया मतलब लोग नहीं करें। जैसे आप हमारे साथ महाराजगंज में देख ले, हमारे गांव के ही जब पासवान की एक लड़के का बारात गई वहां पे, तो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं आप यहाँ से नहीं 3 किलोमीटर वापस होकर एक रास्ता जाता है तो वहां से जाइए। वजह पूछा गया तो सिर्फ कि हमारे दरवाजे से, वो तिवारी टोला था, हमारे दरवाजे से कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं जाएगा जो कि चमार हो, दुसाध हो, यानी SC ST हो। तो अभी भी हमारे समाज में ऐसा है, वैसे लोगों का हक मारा जाता है। तो मैं उनके खिलाफ अगर आवाज उठा रहा हूँ, उनके लिए मैं बात बोल रहा हूँ और उनके लिए जो उनके हक की बातें हैं वो बात लोग बताना चाह रहा हूँ, तो इसमें बुरा कहाँ है? क्या लग रहा है कि आपको आने वाले समय में जिस बात को आप रखना चाहते हैं, जी जी जी, तो आप एक ऐसा कोई मैसेज देंगे खास करके अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि उनको जो है कि एक अपना वो जो स्ट्रेट रास्ता था जिसको लोग एक सेकुलर की तरफ जाते थे लेकर के, क्या उनको वो रखना चाहिए कि फिर नया अपना रास्ता अपना अख्तियार करके और अपने नए मुस्तकबिल की तरफ उनको जाना चाहिए? देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूंगी। जैसे आपने उस वक्त अभी कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था कि आपने ये बोला था कि आपका झुकाव जो है AIM की तरफ लग रहा है, तो मैं इस बात को खारिज भी नहीं कर रहा हूँ। और ये आला कमान की बातें हैं, उनसे क्या बातें हैं, उनकी क्या सोच है, ये उन ऊपर की बातें हैं। लेकिन जो अभी मैं समाज में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मुसलमानों का मुस्तकबिल मुसलमानों के हाथों में ही है, और जो समाज के दबे कुचले लोग SC ST हैं उनका भी मुस्तकबिल उन्हीं के समाज के लोगों में है। तो वो लोग अपने में से किसी एक नेता को चुन ले और हमारा कोई एक नेता हो, समीकरण बनाएंगे हम लोग और हम लोग अच्छे से लड़ाई लड़ेंगे, जो हम लोगों को सेकुलरिज्म का चोला पहना कर, और आज तक ये यादव समाज के लोग और जितने भी जदयू के लोग हैं जो सत्ता पे काबिज हुए हैं, उस चीज को मैं यहाँ से आज से मेरी कोशिश यही रहेगी कि वो समीकरण अब तोड़ दिया। शादाब भाई बात बताइए, सेकुलरिज्म शब्द है जी, इस पे कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा ऑब्जेक्शन रहता है कि संविधान से सेकुलरिज्म सब हटा देना चाहिए क्योंकि इसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। आप बार बार समीकरण की बात कर रहे हैं, खास करके उसमें जब बात आती है MIM की और भीम आदमी की, तो उसमें भी तो कहीं न कहीं बहुत सारा उठा पटक रहता है। उस उठा पटक को जाति व्यवस्था से काउंट किया जाता है, उससे गिना जाता है। आप अपने स्तर पर उसको कैसे ला सकते हैं? आपने एक बात और कहा कि हाई कमान की बात है, तो क्या लग रहा है कि आप MIM ज्वाइन कर चुके हैं क्या कि हाई कमान अगर आपको जो आदेश देगा उसके आदेश पे आप पालन करेंगे उसका? मैं ये जो AIM की बातें कर रहे हैं आप कि ये हाई कमान की बातें हैं, अगर उनको लगे जैसे समाज में लोग बातें कर रहे हैं कि शादाब भाई ने मतलब AIM ज्वाइन कर लिया है या फिर ऑफिशियली ज्वाइन किए या नहीं, ये बातें चल रही हैं, तो मैं क्लियर बता दे रहा हूँ कि मैं अभी एक सामाजिक तौर पे सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात चुभती है कि हमारे समाज के लोग जो हैं वो अभी भी एक ऐसे गुलामी में हैं जो दूसरे के लिए हम लोग सिर्फ वोटर बन के रह गए हैं। हम नेता नहीं चुन पा रहे हैं अपना नेता जो कि हमारे लिए कोई ऐसा आवाज उठाए, जो हमारे लिए जब परेशानी में हो हम लोग, तो वो हमारे लिए आवाज उठाए और हमारे हक की बात करें। ये गुलामी शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, ये गुलामी शब्द किसके लिए करेंगे? उन नेताओं के लिए करेंगे जो आज कहीं ना कहीं कथित तौर पर सेकुलर पार्टी के साथ हैं, या उनके लिए करेंगे जो वोट देते हैं? नहीं, देखिए मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि जो उनका एजेंडा है, गुलामी शब्द मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, क्लियर कर दूं मैं, जो उनका एजेंडा है उस एजेंडे को वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, उस हिसाब से समाज में ला रहे हैं, जिससे हमारा जो समाज है वो अपने आप गुलामी की तरफ चला जा रहा है। क्योंकि अगर उनको इतना ही प्यार और इतना ही मोहब्बत होता तो हमारे लिए इस तरीके से रिजर्वेशन देते हैं कि हमारी जो बहनें हैं उनके लिए स्कूल कॉलेज खोला जाता। आप देख लीजिए पूरे बिहार में देख लीजिए, एक भी कोई भी ऐसा मुस्लिम
बढ़िया कॉलेज नहीं है, बढ़िया क्या कोई सा भी एक ऐसा करकट डाला हुआ भी कॉलेज नहीं है जिसमें मुस्लिम बहनें पढ़ाई कर सके और उनके हक हकूक की बात वो लोग करते हैं। अभी के संदर्भ में आपका जो तत्कालीन सरकार है, जो वर्तमान में सरकार है, बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, क्योंकि आप भी बिहार के रहने वाले हैं, हम भी बिहार के रहने वाले हैं, तो बार बार ये बात आती है कि अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने क्या किया। क्या लगता है कि सरकार ने वाकई में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया, जैसे क्या बता रहे करकट डालने वगैरह की बात या एजुकेशनल की बात, तो इस सरकार ने क्या ऐसा कुछ स्कीम नहीं दिया किसी माइनॉरिटी के लिए? अगर इसका तुलना आरजेडी से करेंगे तो क्या लगेगा आपको, करना चाहिए कि नहीं करना? देखिए, मैं सबसे पहले आपको चीज क्लियर कर दूं कि अभी तो मैं आरजेडी से सवाल पूछूंगा ही, क्योंकि मेरा यही मानना है कि आस्क क्वेश्चन टू दी पावर, जो सत्ता में है उनसे आप सवाल पूछिए। और रही बात डबल इंजन की सरकार से, तो मैं वैसे भी इनके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि ये लोग हमको सेक्युलरिज्म का चोला पहना देते हैं और खुद ब खुद वो कम्युनल काम करते हैं। और जो नीतीश सरकार है एक ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी है जो कि हमारे खिलाफ, हमारे गुरूर के खिलाफ कानून पारित की है इस देश में। मैं बात कर रहा हूँ एनआरसी और सीए की। तो आप बताइए, जिससे हमारा हक और हमारा गुरूर, हमारा घमंड छीनने की जो साजिश चल रहा है इस देश में, वैसे विचारधारा वालों के साथ नीतीश सरकार ने गठबंधन कर दिया है और वो फिर विकास की बातें करेंगे। तो बताइए, जब हमारे जैसे जितने भी मुसलमान भाई हैं या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डिटेंशन सेंटर में चला जाए और फिर वो सारा का सारा डेवलपमेंट किस काम का, जो हमारे लिए फिर वर्थलेस है, कोई काम का नहीं है। अक्टूबर में चुनाव होने वाला है, जैसा लग रहा है सरकार की स्थिति जिस तरह बन रही है कि मतलब समय पे ही चुनाव कराएगी सरकार। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार चाह रही है कि समय पे ही चुनाव कराएंगे। क्या लगता है कि इस बार माइनॉरिटी वोट जिसके ऊपर आधारित जो कि बीजेपी भी आरजेडी रहती है, आप कहीं ना कहीं जेडीयू भी रहती है, क्या लगता है कि इस बार ये पूरा मुस्लिम वोट जो है या माइनॉरिटी वोट जो है किसके तरफ जाने वाला है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एआईएम है, अगर ये चुनाव लड़ती है, जहां से भी लड़ेगी, जिस जगह से भी लड़ेगी, मैं पूरे ताकत के साथ उसका प्रचार प्रसार करूंगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि जिस भी सीट पे एआईएम मजलिस लड़ रही है, एआईएम लड़ रही है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिस जगह से लड़ रही है वो सीट निकले, वो सीट निकाले। और हम लोग इस तरीके से मेहनत करेंगे कि मुझे उम्मीद है कि पक्का वो सीट निकलेगा। जैसे अभी सिवान की बातें हो रही है कि सिवान में 4 जगह से सीट, जिसमें रघुनाथपुर और धुरंधा फाइनल हो चुका है। अभी बात भी चल रही है कि शायद बहड़िया से भी हो। अब बहड़िया की बातें देखते हैं। क्या लग रहा है कि इस परिस्थिति में आपके संगठन अगर उस तरह से मजबूत नहीं है तो आप चुनाव लड़ करके, ऐसा नहीं है कि आप बीजेपी के लिए रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। नहीं। एक तरफ जो आप आरजेडी को चाहते हैं कि उसको वोट नहीं दें, दूसरी तरफ जो है कि सेक्युलरिज्म के नाम पे आप चाहते हैं कि हम लोग इकट्ठा कर लें, और तीसरी तरफ जो है कि आप एमआईएम को चुन रहे हैं जिसका संगठन अभी पूरे बिहार में मजबूत नहीं है। तो इसका ऐसे भी गाहे बगाहे उसके ऊपर इल्जाम भी लगता है कि वो बीजेपी की बी पार्टी बन के रह गई है। तो क्या लगता है कि ऐसे में मुस्लिमों की वोट जो कंफ्यूज होंगे वो कहाँ जाएंगे? इस हालात में क्या लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कांसीराम ने एक बात बोला था। कांसीराम ने कहा था कि 3 स्टेज से लड़ाई जीती जाती है, पहले लड़ो और हारो, दूसरी बार लड़ो और हराओ, तीसरी बार लड़ो और जीतो। तो हम लोग पहले और दूसरे स्टेज पे पहुंचे हैं और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम लोग तीसरे स्टेज पे पहुंच जाएंगे। और रही बात जो आप बोल रहे हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है एआईएम जो है ये बीजेपी की बी पार्टी है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और सारे लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जितनी भी जो भी जनता आपसे बोल रही है, जिस भी सूत्रों से आपको पता लगा है, उन सूत्रों को बता देना चाहता हूँ कि जब 2004 में फर्स्ट टाइम एआईएम ने चुनाव लड़ा था और 2002 में जब गुजरात का राइट हुआ था, उस राइट के बाद से उनको इस काबिल समझा गया कि उनको लाकर केंद्र में बैठा दिया गया। तो आप ये बताइए कि कॉमनल वो हो गए या हम लोग हो गए? सेकुलरिज्म की बात हम हमेशा से करते आए हैं, हमेशा ही करेंगे और करते रहेंगे। इस देश की राजनीति 2 ही तरफ चलती है, या तो सेकुलर या फिर कट्टरवाद, और इसी दोनों कॉकटेल में हमारे देश की जनता, समाज की जनता पिस कर रह जाती है और कहीं ना कहीं विकास किसी में भूल जाता है। हम आप अपने दोस्त से बात करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनके अंदर जोश, जज्बा और बेहतरीन तरीके से एक अमल करने के लिए इनके पास एक अपना प्लेटफॉर्म है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज इस बीच में जो हमारी आम जनता है उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, जो कि विकास का पाठ जो हो रही है। आने वाले समय में जो चुनाव आने वाला है बिहार के लिए, ये बहुत कुछ क्लियर कर देगा। मैं इन्हीं के साथ फिर किसी और नए मुद्दे पे नए मेहमान के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।